हेलो फ्रेंड्स। क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसीलिए हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको 10th क्लास के एक-एक करके सभी चैप्टर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जल्द से जल्द आपको सभी चैप्टर्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ। तो आज सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? आप अपने एनवायरनमेंट में देखते हो बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में, जैसे अगर आपने दूध को बाहर रख दिया है तो वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है। लोहे की चीज़ें आप कितनी देखते हो जिसमें जंग लग जाती हैं, या खाना पका हुआ रखा है वो कुछ टाइम बाद ख़राब होने लगता है, स्मेल देने लगता है। तो ये सारी किस वजह से हो रही हैं? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। अब हमें अभी भी नहीं पता चला कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। जब भी किसी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज आता है, केमिकल चेंज मतलब उसके कलर में चेंज आया, उसकी स्मेल में चेंज आया, उसके टेम्परेचर में चेंज आया, उसके स्टेट में चेंज आया, इन चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। और ऐसे कोई सब्सटेंसेस जो इन चेंजेस को शो कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब इस केमिकल रिएक्शन को एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस जब आपका केमिकल चेंजेस के अंडर हो जाता है तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब इस केमिकल रिएक्शन को आप एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, एक सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ, हम ज़्यादातर एनसीईआरटी बेसिस पे ही चलेंगे क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, कोई भी हो, एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह रहेंगी वो हम एनसीईआरटी की ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आपकी एक्टिविटी दी हुई है मैग्नीशियम रिबन की, या आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि जब भी आप मैग्नीशियम, जो कि एक मेटल होता है, उसकी रिबन को जलाते हो तो एक वाइट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है और एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, सॉलिड सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ? हमने मैग्नीशियम की एक रिबन ली, उस मैग्नीशियम के रिबन को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो उसमें आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ और एक वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम मतलब जिसमें आप एक चमकदार फ्लेम देखते हो, उसे हम बोलते हैं डेजलिंग फ्लेम। जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है कि आप जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे हो तो वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हो रही है और एक वाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो रही है। वाइट कलर के पाउडर को, उस पाउडर को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी एक रिएक्शन थी जिसमें आपका मैग्नीशियम ने का एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल था जिसमें आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, वाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जिसको हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं आपको बीच बीच में ये भी बताती जाऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो किस कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है और किस कलर का पाउडर प्रोड्यूस होता है। दूसरा क्वेश्चन कि जब हम मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो जो पाउडर फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम का, वो किस सब्सटेंस का है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है और उसका नाम क्या है। तो उसका केमिकल फॉर्मूला है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर का एक पाउडर होता है। उस वाइट कलर के पाउडर वो कब फॉर्म हुआ? जब मैग्नीशियम को बर्न किया आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, हम उससे पहले उसको क्लीन करते हैं। क्लीन मतलब कि उसको एक रब करके उसको साफ़ किया जाता है। वो ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा रहता है तो उस पे एक ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। क्योंकि हमें बर्निंग प्रोसेस करनी है तो वो बर्निंग प्रोसेस अच्छी तरीके से हो, इसीलिए हमें वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर पहले हटानी पड़ती है, जिसके लिए हम उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से उसको रब करके साफ़ करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल आपका केमिकल रिएक्शन का आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया, उस कॉनिकल फ्लास्क में आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और कुछ जिंक के पार्टिकल्स ऐड किए हैं। मैंने क्या कहा? एक कॉनिकल फ्लास्क है, उस कॉनिकल फ्लास्क को आपने कॉर्क से, एक लकड़ी की कॉर्क होती है उससे बंद कर दिया, उसमें एक पाइप लगा है ताकि आपकी जो भी गैसेस वगैरह प्रोड्यूस हो वो आपको पता चले, वहाँ से निकल सके। और आपने उसमें एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आपने जिंक के ग्रैन्युल्स को डाला है। जब जिंक के ग्रैन्युल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप उस कॉनिकल फ्लास्क को टच करते हो तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है।
अब ये गर्म क्यों हुआ? क्योंकि जब ज़िंक के ग्रैन्युल्स ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, तो एक गैस प्रोड्यूस की, हाइड्रोजन गैस, जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो ये भी क्या था, आपका एक केमिकल रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल था। मतलब अगर आपका किसी स्टेट में चेंज आ रहा है, किसी सब्सटेंस के कलर में चेंज आ रहा है,
आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा कि बर्निंग कैसे एक कम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे हमने ये पढ़ा कि कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका लिया हुआ है एनसीईआरटी में वाटर का और ऑक्सीजन का। आप सबको पता है कि वाटर और ऑक्सीजन कैसे क्या रिएक्शन करते हैं। जब आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करते हैं तो आपका वाटर फॉर्म होता है। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करते हैं तो आपका वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब इन सब रिएक्शंस में आप देख रहे हो कि आपके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, तब जाके आपका एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने बोला कि इस रिएक्शन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, जो क्या करती है उसको ईजिली गर्म कर देती है सॉल्यूशन को। इसीलिए हम इन रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका एनसीईआरटी में है CH4 + O2 दैट गिव्स यू CO2 और H2। ये भी क्या है? आपकी एक बर्निंग है नेचुरल गैस की, जहाँ पर आप CH4 नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है? रेस्पिरेशन क्या है? क्या होता है रेस्पिरेशन? जब हम डाइजेशन करते हैं, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, हम जो भी खाना खा रहे हैं, वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज फाइनली हमको क्या देता है? एनर्जी। तो वो यही बोल रहा है कि डाइजेशन के टाइम पे फूड जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होते हैं किस में? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन में सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये आप लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में भी पढ़ोगे कि जो ग्लूकोज है आपका, वो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या फॉर्म करता है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो एनर्जी आपको काम करने में काम आती है। क्योंकि इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि रेस्पिरेशन भी क्या है? आपका एक कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप अंडरस्टूड है सबको। जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि जो ग्लूकोज था, आपको लाइफ प्रोसेस में पूरा अच्छे से डिस्कस कराया जाएगा ये। अभी यहाँ पर इतना याद रखो कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ जब आपका कंबाइन करता है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। सेल्यूलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सेल्स के अंदर होता है और क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को भी कैसी प्रोसेस बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ आया सबको? इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सेकंड, डिकम्पोजिशन जो भी हो रही है, आपका जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, वेजिटेबल वगैरह डिकम्पोज होती हैं, कंपोस्ट होती हैं, वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। इन सब में आपका क्या होता है? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है और एक हीट गिवन आउट होती है, इसीलिए हम इसको एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। सेकंड टाइप हम डिस्कस करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा कि उसका नाम बता रहा था, कम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, सेम ऐसे ही इसका नाम डीकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज करना, मतलब ब्रेक होना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना। तो सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? अगर आपको सिंपल नाम से याद रखना हो तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर आपका सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा हो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक्टिविटी देखते हैं हम यहाँ पर क्या दी हुई है। इसमें एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है? एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के हमने अंदर 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए हैं। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। कैसा होता है? ग्रीन कलर फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। तो फेरस सल्फेट का कलर जो होता है ग्रीन कलर होता है। हमने क्या किया? उस फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को हीट किया डायरेक्ट।
हीट किया है, तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कुछ फ्लेम्स प्रोड्यूस हुई। एक तो फ्लेम्स नहीं बोलेंगे आप उसको, फ्यूम्स पाउडर बोल सकते हो, स्मेल। स्मेल आई हमें एक तो फ्यूम्स की, दूसरा इसका जो अंदर का सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन ने कलर चेंज किया। पहले कैसा कलर था फेरस सल्फेट का? ग्रीन कलर। कैसा था? ग्रीन कलर। जब इसने बर्निंग प्रोसेस की, मतलब ऑक्सीजन के साथ जब हमने इसको हीट किया फेरस सल्फेट को, तो वो क्या हुआ? रेडिश ब्राउन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। कैसा? रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस। अब ये रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्या है? Fe2O3। तो वो क्या बोल रहा है कि जब आपने फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का था उसको हीट किया, तो एक तो स्मेल आई आपको। अब ये स्मेल किसकी वजह से आई? सल्फ़र के जलने की वजह से। क्वेश्चन आता है कि जब फेरस सल्फेट को बर्न करते हैं तो स्मेल जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? सल्फ़र के बर्न जलने की वजह से स्मेल प्रोड्यूस हुई। दूसरा जो कलर चेंज हुआ ग्रीन कलर से रेडिश ब्राउन कलर, जैसे रेडिश ब्राउन मतलब जो ईंट का कलर होता है उस टाइप का कलर, वो जो कलर चेंज हुआ वो किसके फॉर्म की वजह से हुआ? किसके फॉर्मेशन की वजह से? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, जो जंग रस्टिंग का कलर होता है। लोहे के ऊपर जो रस्ट लगती है वो भी ब्राउन कलर की होती है ना, तो वो ब्राउन कलर की Fe2O3 रस्टिंग टाइप का कलर होता है। तो क्या बोल रहा है कि जब हमने FeSO4 को हीट किया तो क्या फॉर्म हुआ? फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई और SO3 सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई। तो एक्टिविटी में क्वेश्चन क्या देता है वो कि आपके पास एक फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं ग्रीन कलर, जब आपने उसको हीट किया तो आपको जो स्मेल आई वो किसकी वजह से आई? जो कलर चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ? तो स्मेल किसकी वजह से आई? सल्फ़र के जलने की वजह से। और कलर किसकी वजह से चेंज हुआ? Fe2O3 फॉर्म होने की वजह से। ठीक है, अब मतलब हमें ये तो पता चल गया कि स्मेल आई, कलर चेंज हुआ, लेकिन क्यों हुआ? ये जो फेरस सल्फेट होता है ये सिर्फ क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता, हाइड्रेटेड फॉर्म में क्रिस्टल्स होते हैं। हाइड्रेटेड मतलब इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट वाटर का भी प्रेजेंट होता है। कितने अमाउंट होते हैं? 7H2। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें वाटर के क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं उसको हम हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। उसकी कैसी फॉर्म? हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर मिक्स है। अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं इस सब्सटेंस को, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं। इस लॉस होने की, वाटर मॉलिक्यूल्स के लॉस होने की वजह से ही आपका क्या हुआ? कलर में चेंज आया। समझ आया? तो देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है कि जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हो तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाटर को लॉस कर रहा है हीट करने पे और कलर चेंज हो रहा है क्रिस्टल का। ठीक है, और क्या फॉर्म कर रहा है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कैसा है स्टेट में? सॉलिड स्टेट। और ये क्या है? आपकी गैस स्टेट। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि आपके पास सिर्फ एक कंपाउंड था, हीट करने के बाद वो ब्रेक हुआ 3 कंपाउंड में, डिकम्पोज हुआ। तो कैसी रिएक्शन है ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पढ़ा था हमने? जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ हो रहा था, याद है आपको? वाइट वॉशिंग के लिए जो एक लेयर फॉर्म कर रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा था तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या हो रहा है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। इसमें भी क्या हुआ आपका? एक सिंगल रिएक्टेंट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। CaO को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। वो CaOH होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइम। ये नाम याद रखना क्योंकि ये नाम आते हैं, इन्हीं नामों से पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड में फॉर्म हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई।
अब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि दोनों ही रिएक्शन को डिकम्पोज़ करने के लिए आपने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी है ना? तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसको ताकि वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाए, ऐसे उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कैसी थी? एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन थी? एक्सोथर्मिक। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। इसमें क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है? हीट, सॉरी माय मिस्टेक, एंडोथर्मिक में हीट गेन कर रहा है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट देने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको सिर्फ टेम्परेचर की फॉर्म में हीट दें, हम तो एनर्जी दे रहे हैं, सिंपल। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सी रिएक्शंस आती हैं? वो रिएक्शन जिसमें आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एनर्जी जो दे रहे हो वो बर्निंग की फॉर्म में दे रहे हो, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये दोनों रिएक्शंस थी आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो बर्निंग की फॉर्म में, उसको बोल रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का, लेड नाइट्रेट हमने लिया है, किसमें? टेस्ट ट्यूब में। उसको हमने क्या किया? बर्न किया। थर्मल डिकम्पोजिशन का है तो हमें बर्निंग करनी पड़ेगी, तो हम बर्न कर रहे हैं। अब उस बर्निंग के बाद हमने क्या देखा? जब हमने लेड नाइट्रेट को PbNO3 होल ट्वाइस को जब हमने बर्न किया तो हमारा क्या हुआ? लेड ऑक्साइड, ये देखिए PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो क्या फॉर्म हुआ? PbO लेड ऑक्साइड, NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जब आप इस लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। किसके? ब्राउन कलर के फ्यूम्स। ये फ्यूम्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। क्या है? ब्राउन कलर के फ्यूम्स। अब ब्राउन फ्यूम्स मतलब धुआं टाइप का, एक तरह से फ्लेम्स टाइप की। तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीधा कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो क्या क्या फॉर्म होता है? एक तो वो जो लेड नाइट्रेट को जब आप हीट कर रहे हो तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो फ्यूम्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं? समझ आया यहाँ तक? तो ये आपका एग्जाम्पल था किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक, क्या बोला है मैंने? इलेक्ट्रोलिटिक। अब इलेक्ट्रोलिटिक मतलब जैसा कि नाम बता रहा है कि जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए। क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस वो यूज़ कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए। ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई और उन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट किया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोवाइड होगी? इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन होगा जब बैटरी से, तभी होगी। तो हमने इलेक्ट्रोड्स लिए, उन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट किया, 6 वोल्ट बैटरी से, और उसमें सॉल्यूशन में हमने क्या किया है? वाटर मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड किया है। क्या क्या किया है? वाटर उसमें ऐड किया है, एक तो H2O और H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 2 इलेक्ट्रोड जिसमें से एक आपका काम करेगी कैथोड की तरह और एक आपका काम करेगी एनोड की तरह। ठीक है, और दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब से, देखिए यहाँ पर किया हुआ है, टेस्ट ट्यूब से, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब से उनको ढक दिया है। क्यों ढका है? ताकि जो भी आपके चेंजेस हों, वो जो भी कोई गैसेस वगैरह प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपको इसमें पता चल जाए।
ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये क्या होगा, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन, और यहाँ पर दो गैसेस प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें एक गैस होगी हाइड्रोजन और दूसरी गैस होगी ऑक्सीजन। ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं ये इंडिकेशन है आपकी किस चीज़ की, गैसेस प्रोड्यूस होने की। अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन गैस कौन सी इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी कैथोड पे प्रोड्यूस हो रही है, और ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है। याद रखना, क्योंकि हम इस रिएक्शन में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, वाटर और H2SO4 का डिकम्पोजिशन हुआ और आपका O2 और H2 गैस प्रोड्यूस हुई। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन सी एक गैस ऐसी है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुई और एक गैस ऐसी है जो कम अमाउंट में प्रोड्यूस हुई। तो ऑक्सीजन जो है आपकी वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हुई है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जो कि आपकी कम अमाउंट में प्रोड्यूस हुई है। ऑक्सीजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे हुई है, एनोड पे, और हाइड्रोजन किस पे हुई है, कैथोड पे। ठीक है, याद रहेगा ये। तो यहाँ से हमने सेकंड एग्जांपल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का पढ़ा। थर्ड हम बात करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक, अब फोटोलिटिक का मतलब, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट। क्या होता है, लाइट। जहाँ पर आपकी एनर्जी लाइट की फॉर्म में दी जा रही है, ऐसी रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को बोलते हैं हम क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, आपने क्या लिया, एक सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन नहीं, सिल्वर क्लोराइड का पाउडर लिया। इस सिल्वर क्लोराइड को आपने एक चाइना डिश में रखा और एक ऐसी जगह पर रखा जहाँ से आपकी सनलाइट आ रही है। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो AgCl था वो डिकम्पोज हो गया किस में, Ag प्लस Cl2 गैस में। किस में, Ag प्लस Cl2 गैस में। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड का कलर है ना, वो वाइट कलर का होता है। कैसे कलर का, वाइट कलर का। ठीक है, लेकिन जो आपकी नई रिएक्शन फॉर्म हुई है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है सिल्वर, वो आपका किस वजह से हुआ है, तो उसका कलर क्या होता है आपका, उसका कलर होता है ग्रे कलर। कैसा है, ग्रे। ये कलर याद रखना, क्योंकि मोस्टली केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कलर बेसिस पे ही आते हैं। मतलब वो क्वेश्चन दे देंगे कि एक सब्सटेंस है एक्स, जब आप उसको सनलाइट में रख रहे हो तो क्या हो रहा है, जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस है एक्स, जब उसको सनलाइट में रखा तो आपका एक ग्रे कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ। बताओ वो क्या, एक्स क्या है, वो जो ग्रे कलर का सब्सटेंस है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि जब वाइट कलर के सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है ग्रे कलर में। किस में, ग्रे कलर में। और ये जो ग्रे कलर आ रहा है वो किसकी वजह से, डिकम्पोजिशन की वजह से आ रहा है। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन गैस में, और किसकी वजह से, लाइट की वजह से। इसीलिए ये कैसी रिएक्शन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल इसका दिया जाता है AgBr वाला। AgBr, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेम फोटोलिटिक मतलब सनलाइट दे रहे हो आप, और किस में फॉर्म हो रहा है, Ag प्लस Br2। ये जो रिएक्शन है आपकी AgBr वाली, हम इसको यूज़ करते हैं किस में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करने में। किस में यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूज़ निकालने में। जो हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो देखते हैं उसमें इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। कौन सी रिएक्शन का, इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। कहाँ पर यूज़ हो रहा है ये, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। क्योंकि इन तीनों ही रिएक्शन में आप एनर्जी दे रहे हो, मतलब रिएक्शन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप सबको समझ आया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स जिसका सॉल्यूशन हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, तो क्या है वो सब्सटेंस? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का सब्सटेंस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम वाइट वॉशिंग में यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? सब्सटेंस एक्स, और ये वो सब्सटेंस है जिसको हम वाइट वॉशिंग में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और रिएक्शन क्या बोल रहा है कि सब्सटेंस एक्स की रिएक्शन लिखो, किसके साथ? वाटर के साथ। तो हमने पढ़ी थी कि CaO प्लस वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है? CaOH होल ट्वाइस। कैसी रिएक्शन थी ये? किस टाइप की? कम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप सबको समझ आया होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि नाम बता रहा है, डिस्प्लेस करना। किसको? एक एटम जब दूसरे एटम को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, और खुद उसकी पोजीशन पे आ जाए, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी से समझ आएगा। देखिए आपको, इन्होंने क्या किया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर, ठीक है। और 2 आयरन की नेल इन्होंने डिप की। कैसी? आयरन की नेल इन्होंने डिप की और कॉपर सल्फेट का इन्होंने सॉल्यूशन लिया। अब कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, कुछ टाइम मतलब आधा घंटा 1 घंटा बाद क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो गया, और ये जो आयरन जो कि सिल्वर टाइप के कलर में थी वो आपकी ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गई। किसमें? ब्राउन। ये किसका कलर हुआ? सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ, और ये उन नेल्स का कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था CuSO4, जब हमने इसमें आयरन की नेल डाली तो उसने, इस आयरन ने क्या किया? इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका कलर था ब्लू, इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया और क्या फॉर्म कर लिया? FeSO4 प्लस कॉपर को बाहर निकाल दिया। बाहर मतलब उन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट। इस नेल से आयरन निकलता गया, इस कॉपर सल्फेट के इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता गया, और फेरस सल्फेट जिसका कैसा कलर था? हमने पीछे भी पढ़ा था जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी, उसमें ग्रीन कलर था, है ना। और कॉपर का कैसा कलर होता है? ब्राउन कलर टाइप का, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर आपका नेल्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो क्या बोल रहा है वो देखो, आयरन नेल पहले ऐसे कलर की थी, बाद में आपकी इस कलर की हो गई। सॉल्यूशन आपका पहले ऐसे था, बाद में आपका इस कलर का हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? देखो, आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो फेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और खुद इसकी जगह पर आ गया, और क्या बना लिया? फेरस सल्फेट FeSO4, और कॉपर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। देखो, आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, जिंक की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ। क्या फॉर्म हुआ? जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, तो ZnSO4 फॉर्म हुआ, प्लस कॉपर को बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेड की रिएक्शन करवाई कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ। इस लेड ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया और खुद आ गया उसकी जगह पर, कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर रहा है और अपनी जगह पर, उसकी जगह पर। अब ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे अगर आप फाइट कर रहे हो किसी के साथ, तो अगर आपसे सामने वाला आपसे ताकतवर है तो वो आपको गिरा देगा, लेकिन अगर वो आपसे कमज़ोर है तो आप कैसे गिरोगे? नहीं गिर पाओगे, आप उसको गिराओगे ना। तो अगर आपका डिस्प्लेस करने वाला एलिमेंट, जैसे इसमें जिंक है, अगर वो जिसको डिस्प्लेस करना चाह रहा है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको डिस्प्लेस करेगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं? कि अगर आपका जो एलिमेंट डिस्प्लेस करना चाह रहा है
वो ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरे वाले एलिमेंट से, तो ही वो उसकी जगह पर आ पाएगा, वरना वो नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जब आपका मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। जब आपका मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव वाले मेटल को, तब जो होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है उससे कौन सा नहीं है? तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो आपकी 3rd चैप्टर में है। जब आएगी तो हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़, जो आपको बताएगी कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब आपका मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जहाँ पर आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है लेकिन डबल मतलब 2 आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि तू मेरी जगह पर आ, मैं तेरी जगह पर आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी रिएक्टिविटी सीरीज़ तो डिपेंड करती है कि अगर वो डिस्प्लेस करने वाला ऑब्वियसली उनमें से रिएक्टिविटी डिफरेंस होगा तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। मान लो मैंने दोनों ही सॉल्यूशन सोडियम के ले लिए, तो रिएक्टिविटी डिफरेंस कहाँ रहा, तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं सोडियम का सॉल्यूशन किसी और के साथ ले रही हूँ, तो क्योंकि रिएक्टिविटी डिफरेंस है तो वो डिस्प्लेस कर देगा उसको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने बेरियम क्लोराइड लिया, दूसरा सॉल्यूशन लिया जिसमें सोडियम सल्फेट लिया। हमने इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने क्या देखा कि इस बेरियम ने इस सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और खुद इसकी जगह पर आ गया, और ये सोडियम इसकी जगह पर आ गया। ठीक है, तो क्या फॉर्म हुआ, BaSO4। मतलब दोबारा से सुनो कि जो आपका सोडियम सल्फेट था Na2SO4, वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ। क्या फॉर्म कर रहा है, इस बेरियम ने डिस्प्लेस किया इसको, मतलब BaSO4 फॉर्म किया, प्लस ये सोडियम इसकी जगह आ गया, तो क्या फॉर्म करेगा, NaCl। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों आयंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए कैसी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसको मिक्स करते हैं तो यहाँ पर PPT प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब एक ऐसी चीज़ जो वाटर में इनसॉल्युबल रहती है, फॉर्म टाइप के प्रोड्यूस कर देती है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट किसके हैं, ये है BaSO4 के, जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, और कैसे कलर के हैं, वाइट कलर के हैं। कैसे हैं, वाइट कलर के। तो याद रखना, जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास वाइट कलर के PPT फॉर्म होते हैं, किसके, BaSO4 के, और जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और NaCl आपका सॉल्यूशन में ही रहता है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एज अ प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन, जो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अब कहाँ पर हो रहा है, पहले तो ये देखो, कभी आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो जब आप चीज़ों को बाहर रख देते हो तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। खाने वाली चीज़ों को बाहर रख दिया, वो ख़राब हो जाती हैं, सड़ना शुरू कर देती हैं, स्मेल देना शुरू कर देती हैं। दूसरा, कोई मेटल आपका अगर बाहर रखा हुआ है, जैसे कॉपर रखा हुआ है, तो वो मॉइस्चर की वजह से, एसिड्स की वजह से वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो वो किस प्रोसेस की वजह से हो रहा है, ये हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन हो कौन सी रही है, तो वो रिएक्शन 2 टाइप की होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन।
क्या हो रहा है उनका? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, उस सब्सटेंस को, उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, आपने यहाँ पर कॉपर का पाउडर लिया, आपने इसको हीट किया, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे तो कॉपर का कलर कैसा होता है? प्योर कॉपर का ब्राउन कलर का। लेकिन हीट करने के बाद ये ब्लैक कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है इसके ऊपर, ब्लैक कलर की कोटिंग। क्या हो जाता है? ब्लैक कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। अब ये कोटिंग किसकी है? कॉपर ऑक्साइड की। क्या हुआ? जब हमने कॉपर पाउडर को हीट किया तो एक ब्लैक कलर का कॉपर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसको हम बोल रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करता है? उस सब्सटेंस को ब्लैक कर देता है। इसमें कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म किया, ठीक है। क्योंकि इसने कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो जो सब्सटेंसेस ऑक्सीजन को गेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन हुआ है। जब हम इस कॉपर ऑक्साइड को फर्दर दोबारा हीट करवाते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, दोबारा हीट करवा रहे हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, आपको कॉपर ब्राउन कलर का दोबारा मिल जाता है। अब क्या हुआ? ये जो कॉपर ऑक्साइड था, जब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई, इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गई वाटर में। क्या हुआ? खुद ऑक्सीडाइज हो गई वाटर में आपकी, ठीक है। क्योंकि कॉपर ने आपका ऑक्सीजन को लूज़ किया है इस केस में, तो इसका क्या हुआ है? अब रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो किसी भी रिएक्शन में दो रिएक्शंस होती हैं साइमल्टेनियसली, एक होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन। एक एलिमेंट ऐसा होता है जो ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा होता है और एक एलिमेंट ऐसा होता है जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा होता है। ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन को गेन करता है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, और ऐसा एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन लूज़ हो रहा है उसको बोल रहे हैं रिडक्शन। और दोनों के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? रिडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिडक्शन और ऑक्सीजन। अब जिस सब्सटेंस का जो ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है उसे हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। और जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है उसे हम बोल रहे हैं कि रिड्यूस हुआ है, और जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसे हम बोल रहे हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इस केस में जो कॉपर ऑक्साइड है, पूरा कॉपर ऑक्साइड, वो क्या हुआ है? आपका रिड्यूस हुआ है। और जो H2 है वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। सिर्फ कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। समझ आया? सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का। जिंक ZnO प्लस कार्बन, जिंक की रिएक्शन करवाई कार्बन के साथ, ZnO की रिएक्शन। तो इस कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, जिंक ने ऑक्सीजन को लूज़ किया। तो जिंक का क्या हुआ? ZnO का क्या हुआ यहाँ पर? रिडक्शन, मतलब रिड्यूस हुआ ZnO। और कार्बन का क्या हुआ? कार्बन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जिंक यहाँ पर ZnO रिड्यूस हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, MnO2 प्लस H4HCl दैट गिव्स यू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसमें क्या हुआ? MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड रिड्यूस हुआ और HCl
अब HCl पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, HC हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ आपका, क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो क्या बोल रहा है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZNO इज रिड्यूस टू जिंक। कौन सी वाली, इस वाली रिएक्शन में, पहले वाली में, ठीक है। सेकंड वाली में HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, किसमें, Cl2 में, MnO2 रिड्यूस हुआ है MnCl2 में। समझ आया सबको, ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मेटल के, किसी भी मेटल के ऊपर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर की वजह से, एसिड की वजह से, किसी की भी वजह से जब एक कोटिंग डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोल रही हूँ मैं, कि जब भी किसी मेटल के ऊपर एक कोटिंग डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, किसकी वजह से, बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर है, एसिड्स है और गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं, उनकी वजह से जो कोटिंग डिपॉजिट होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। और जब ये कोरोजन, हम स्पेशलाइज्ड मेटल आयरन के लिए बात करते हैं, ये कोरोजन प्रोसेस है किसी भी मेटल के लिए, आयरन के लिए जब हम उस मेटल को स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस स्पेशलाइज्ड कर दिया है। क्या, कि जब किसी भी मेटल के ऊपर कोई लेयर डिपॉजिट हो रही है तो उसको हम बोल रहे हैं कोरोजन, और जब आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो रही है उसको हम बोल रहे हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन रखा और एक दिन में हो गई, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। अब मैंने जैसा बोला कि सिर्फ मॉइस्चर की वजह से नहीं, मॉइस्चर की वजह से भी होता है, एसिड्स की वजह से भी होता है, बहुत सारी गैसेस की वजह से भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सिल्वर की बात करें, जो हम सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, आप ऑब्ज़र्व करोगे कुछ टाइम के बाद उन पर ब्लैक कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। वो कोटिंग क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, सल्फ़र की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, सल्फ़र की वजह से हो रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के ऊपर भी एक ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, किसकी वजह से होती है वो, किसकी वजह से हो रही है, एसिड्स वगैरह की वजह से, ठीक है। तो जैसे सिल्वर का एग्जांपल आता है, तो सिल्वर को जब हम रिएक्शन करवाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में सल्फ़र के साथ रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है, Ag2S। इसकी वजह से ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, किसके ऊपर, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स के ऊपर। तो कोरोजन समझ आया, रस्टिंग समझ आया। कोरोजन मतलब किसी भी मेटल पर जब मॉइस्चर या एनवायरनमेंट की वजह से जो डिग्रेडेशन हो रही है और उसकी कोटिंग डिपॉजिट हो रही है किसी और सब्सटेंस की, उसको हम बोल रहे हैं कोरोजन। और जब भी हम आयरन के केस में बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसकी वजह से क्या नुकसान होता है, जैसे जो हम ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं वो बहुत टाइम बाद कोलैप्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कार की बॉडीज़ होती हैं वो भी मेटल्स की बनी होती है, तो वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। शिप्स वगैरह हैं, रेल, आयरन की रेलिंग्स जो होती हैं, ये सब क्या है, मेटल के बने हुए हैं, और ये सब चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। कोरोजन भी एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट वहाँ पर ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीजन की टर्म्स में पढ़ रहे थे, पर हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की टर्म्स में नहीं होता, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस की वजह से होता है। जैसे सिल्वर में सल्फ़र की वजह से हो रहा था, ठीक है, आयरन में मॉइस्चर की वजह से हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन मतलब सिर्फ उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से नहीं है, बाकी चीज़ों की वजह से भी है, पूरे गैसेस वगैरह जो भी है उनकी वजह से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, हम अपनी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए, मतलब रस्टिंग से बचने के लिए, हम कुछ प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस की जाती है गैल्वेनाइजेशन। क्या है, गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर डिपॉजिट करवा देते हैं।
जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा, उससे ऐसा नहीं कि बच जाएगा, बट कुछ टाइम के लिए जो 10 साल चल रहा था वो हो सकता है 20 साल चल जाए। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्ट कांटेक्ट में जिंक आ रहा है। तो जब तक ये जिंक पूरा डिकम्पोज नहीं होगा तब तक ये आयरन कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट से। और क्या मेथड होते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के? ग्रीसिंग करते हैं हम, ऑयलिंग करते हैं हम, जैसे आप जो मशीन्स वगैरह होती हैं उनके पार्ट्स को ऑयलिंग करते हो। तो ये सब मेथड हम क्यों कर रहे हैं? रस्टिंग से आयरन को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। अब सिर्फ जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ मेटल्स पे तो हो नहीं रहा, खाने की चीज़ों पे भी होता है। जैसे आप अगर कोई पैक्ड वाली चीज़ें लेके आते हो, चिप्स वगैरह है या कुछ भी है, चिप्स लेके आते हो, कुरकुरे लेके आते हो, जो पैक्ड चीज़ें लेके आते हो, अगर आप उसको खोल के रख दो तो कुछ दिन बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, एक स्मेल देना शुरू कर देती है वो, है ना। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब वो प्रोसेस जिसमें आपका सब्सटेंस जो है, फूड सब्सटेंस जो है, वो ऑक्सीडेशन की वजह से एक स्मेल देने लग गया है, मतलब उसका टेस्ट चेंज हो गया है और वो स्मेल देने लग गया है, रेंसिड स्मेल देने लग गया है। उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। और ये किस में होता है? मोस्टली ऑयल कंटेनिंग फूड सब्सटेंसेस में, ऑयल कंटेनिंग, जो तेल के बने हुए होते हैं उनमें। तो क्या बोल रहा है कि टेस्ट ऑफ स्मेल ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज। जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं, ये भी ऑक्सीडेशन का मैं एग्जाम्पल है, तो वो क्या करते हैं? रेंसिड स्मेल देने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। जब आपका फूड सब्सटेंस ऑक्सीडेशन की वजह से रेंसिड स्मेल देने लग जाए और उसका टेस्ट चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब इस रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, ताकि फूड सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन ना हो, उसके लिए हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। जैसे जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें आप नाइट्रोजन गैस को फिल करते हो ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, तो हम उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जो ऑक्सीडेशन होने से रोकती है फूड आइटम को। और क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं हम सामान को। ठीक है, जो भी चीज़ें, फ्लश बैग्स यूज़ करते हैं, है ना, बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर। और जो बैग्स होते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, उनको नाइट्रोजन से हम क्या करते हैं? फ्लश करके, मतलब उसमें भर के रखते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और वो ख़राब ना हो। ये था पूरा फर्स्ट चैप्टर। आई होप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से एक एक चीज़ डिटेल में बताने की। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा और जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। जैसे आज अभी हमने फर्स्ट चैप्टर किया है, आगे हम और दूसरा चैप्टर करेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बोर्ड्स एग्ज़ाम होने से पहले हम सारे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करवा दें। तो अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो तो आप बता सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल आपको लगी है वो आपके फ्रेंड्स को भी लगे। हो सकता है किसी के लिए ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे काम आ जाए, जो पूरे साल से ना पढ़ा हो वो इसमें से थोड़ा बहुत कर ले। तो मैंने कोशिश की है कि मैंने पूरा कवर करवाया है, एक एक चीज़ अच्छे से कवर करवाई है। एनसीईआरटी के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से जितना ज़रूरी था मैंने पूरा करवाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।